खड़गदा के अंदर अभी कंचन सेवा संस्थान की जो गदा का कार्यक्रम चल रहा है, खड़गदा डूंगरपुर के पास, जिसमें देश और विदेश के लोग आए हुए हैं, पूरा भारतवर्ष इकट्ठा हो रहा है। छोटे से बच्चे से लेकर के नौजवान से लेकर के वृद्ध और संत से लेकर के प्रकांड विद्वान लोग, आप देखिए गदा का कार्यक्रम। इस गदा में भीड़ का, जन सैलाब का दर्शन कीजिए आप। इसमें 2100 महिलाओं ने कलश ले रखा है, कलश लेकर के यात्राएं कर रही हैं। आप इस गदा का देखिएगा चित्रण। इस गदा में छोटे से बच्चे से लेकर के पुरुष ने, ऐसे ऐसे महात्मा आए हैं जो बहुत वर्षों के हैं, जिनके हजारों से तप चल रहे हैं। कोई हाथ खड़ा करके हैं, कोई कैसे बैठा है। ऐसे संत महात्माओं के भी इस गदा के माध्यम से आपको दर्शन हो पाएंगे। और इस गदा को आप देखें, इसका विशाल जनसमूह के साथ में जो स्वागत किया है इस गदा का, क्योंकि हनुमान जी महाराज की गदा जब चलती है, गदा के साथ जब हनुमान जी महाराज चलते हैं तो आदमियों के भाग्य बदल जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूँगा कि यहाँ पर जो शास्त्री जी हैं, जो महाराज जी हैं, बहुत से लोग इसमें आहुतियाँ दे रहे हैं। इसमें विष्णु यज्ञ हो रहा है। विष्णु यज्ञ का मैंने आपको निवेदन किया। 9 तरह की अलग अलग वेदियाँ, कोई योनि के आकार की, कोई त्रिभुजाकार, कोई चंद्राकार, कोई अंडाकार, ऐसे 9 तरह की वेदियाँ बनी हुई हैं। उन वेदियों का अलग महत्व है। कौन किस तरह से काम कर रहा है इस जन सैलाब में। राम नाम की धुन, हनुमान जी महाराज के प्रवचन, भजन, कीर्तन, आरती, उस सबके साथ में इस गदा का पूरे नगर में भ्रमण किया जा रहा है। इस गदा का जैसे जैसे प्रभाव लोगों को देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे इस मंगल कामनाओं के साथ इस गदा का स्वागत कार्यक्रम चल रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। और इस गदा के निमंत्रण के लिए जगह जगह से हमको निमंत्रण आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं, आपके शहर में इस गदा को बुला रहे हैं। आप भी इस गदा के कार्यक्रम से जुड़िए, आपके शहर में इस गदा को बुलाइए, निमंत्रित कीजिए, और आपके पूरे भ्रमण में जैसे जैसे गदा घूमेगी, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसेगी। आपके दुख हैं, व्याधियाँ हैं, कष्ट हैं, उन सब का निवारण होगा। इस खड़गदा में जो शास्त्री जी हैं, जो इस पूरे आयोजन को देख रहे हैं, पूरी कमेटी है, गीता रामायण सत्संग, उन सब ने इस कार्यक्रम को बहुत भली भांति से सराहना किया है। इस गदा के लिए 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। एक विष्णु यज्ञ किया जा रहा है। उस विष्णु यज्ञ में हजारों की संख्या में, आज जुलूस को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कहाँ से कहाँ तक भीड़ पड़ रही है। संतों के प्रवचन हो रहे हैं, सबका भोजन और प्रसाद की व्यवस्था इस कमेटी के माध्यम से की जा रही है। आप इस पुनित कार्य में जुड़ करके गदा निमंत्रण के लिए हनुमत धाम बन रहा है, उसमें सहयोगी बने। 11,000 रुपये में मेंबर बन सकते हैं, 1100 रुपये एक ईंट के लिए दे सकते हैं। मासिक आप जो भी आपकी श्रद्धा हो, 1 रुपये से लेकर के जितने भी, वो सहयोग कर सकते हैं। कंचन सेवा संस्थान का ये प्रकल्प आप सबके साथ में जुड़ रहा है, आप लोग जुड़ें। धन्यवाद। आप सभी महानुभावों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि कंचन सेवा संस्थान के द्वारा भटेवर मेनार के मध्य एयरपोर्ट रोड पर विशाल 84 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 11 मुखी श्री हनुमान जी का भव्य मंदिर तथा हनुमान जी के 108 सूक्ष्म हनुमान के दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा। इसी के साथ अन्य सेवा प्रकल्प भी चलाए जाएंगे। 84 फीट की मूर्ति का उद्देश्य है कि मनुष्य 84 लाख योनियों के भटकाव से मुक्त हो। इसके दर्शन से मनुष्य 84 लाख योनियों से मुक्त होकर परम प्रभु के चरणों में स्थान पा सके और मनुष्य ईश्वर की भक्ति के प्रति संकल्पित हो, क्योंकि सबसे बड़े ईश्वर भक्त तो स्वयं श्री हनुमान जी हैं। कलयुग में इन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। कलयुग में श्री हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। श्री हनुमत धाम द्वारा अष्ट धातु की 21 फीट की हनुमान गदा का निर्माण भी किया गया है। यह गदा पूरे भारत में विभिन्न शहरों में भ्रमण कर रही है। यह गदा 12 ज्योतिर्लिंग घूमते हुए विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करेगी। इसका विभिन्न शहरों में भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप भी इस गदा का अपने शहर में यजमान बनकर स्वागत समारोह कर सकते हैं। इस हेतु हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
संस्थान के द्वारा अन्य सेवा प्रकल्पों में वृद्धाश्रम, आदिवासी क्षेत्रों, असहाय एवं निर्धन जनों को अन्न, वस्त्र वितरण, बच्चों को पढ़ाई सामग्री वितरण करना एवं निशुल्क अन्न क्षेत्र का निर्माण भी। मनुष्य स्वस्थ रहे इस हेतु संस्थान द्वारा जगह जगह निशुल्क चिकित्सा शिविर आप श्री दानदाताओं के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। आप भी अपने शहर में चिकित्सा शिविर लगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मंदिर निर्माण में आपका सहयोग प्रार्थनीय है। इस पुनीत सनातनी कार्य में सेवा के भागीदार बनकर पुण्य का लाभ अवश्य प्राप्त करें। दुखदाई है, देह दुखी हो जा, हलन चलनी और उठना बैठना मुश्किल में पड़ जा, सरल सहज कुछ योग क्रिया से देह स्वस्थ हो जा, तन मन दोनों स्वस्थ रहता जन्म सफल हो जा, कंचन सेवा संस्थान में रोग सभी मिट जा। मोटापे के लिए क्या है, बॉडी में मोटापा को कम करने के लिए 5 पटेल काम करते हैं, जो पे 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 करते हैं। पेशाब, पैखाना, प्रश्वास, पसीना, पीरियड और पुरुष शक्ति। तो आपका मोटापा किससे बढ़ रहा है? आप झूठे, छलवाड़े, टाइम पास करने वाले ट्रीटमेंट में बहुत भरोसा करते हैं कि हमारी बात नहीं करी मुद्दा की, डॉक्टर कतरो बढ़िया है, और वो बावड़ा बना रहा है और खुद बावड़ा बन रहा है। जैसे मोटापे में जैसे आपको पेशाब की बीमारी है, यानी पानी जितना पिया है उतना नहीं आ रहा है तो पेशाब को ठीक करो, जितना खाया है पैखाना नहीं आया है तो खाने के सिस्टम को ठीक करो, यानी निकालो तो सही उसको टंकी में से। निकालने की बात तो करते नहीं है, डालने की बात करते हैं तो वो फैलेगा ही ना, आकार प्रकार है, वो बात नहीं करता वो। तो आपने जो लिया है पे पे पे, समझे ना, पेशाब, पैखाना, प्रश्वास, पसीना, पीरियड और पुरुष शक्ति। जैसे आपने जो पसीना से जो निकलना चाहिए रक्त से वो नहीं निकाला तो धीरे धीरे स्किन रोग होकर चमड़ी मोटी होती जाती है। आपने देखा बहुत मोटे आदमी की चमड़ी मोटी होती जाती है। जैसे टमाटर देखा ना, अंग्रेजी टमाटर और एक देसी टमाटर। देसी टमाटर की चमड़ी एकदम बारीक होती है और मोटे की वो ऐसा फूल फूल के गुब्बारा हो जाता है। तो अब हम दो बात और चीज है, श्वास प्रश्वास। श्वास छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? श्वास लेने में तो भरोसा करता है, छोड़ने में भरोसा नहीं करता, यानी गंदी वायु को बाहर नहीं निकालता, वो इकट्ठी रखता है। तो मोटे आदमी को देखना आप, श्वास लेगा अलग और छोड़ेगा नहीं, कब्जा कर लेता वो पुरानी वायु को पकड़ करके। फिर उसके बाद में दो चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मेन चीज है, पौरुष शक्ति है कि नहीं। केवल रोटी खा रहा और ऐसे ही घूम रहा बाजार में, तो पौरुष शक्ति ये पानी से नहीं मिटेगी। गर्म पानी पी लिया, उसमें नींबू का छौंक लगा लिया, कोई 1 नींबू पीता है, कोई 2 नींबू पीता है, कोई 3 पीता, बावड़े के नहीं। थोड़ा पैसे हो जाए तो शहद भी खरीद लाता वो, चाहे किसी का भी खरीदे, और शहद डाल डाल के पी लेता है। इनसे पौरुष शक्ति थोड़ी बटी। आप कपड़े को गीला करके इनमें पानी में निचोड़ो, नींबू वाड़े में, गर्म पानी में, वो कपड़ा ही फट जाएगा। शरीर रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। मैंने तो आज तक किसी को पतला हुआ होते नहीं देखा इनसे। फिर वो टायर ले आएगा नया घूमने के लिए, इनको घुटनों को घिसा लेगा घूम घूम करके। और ज़्यादा दिमाग बड़ा होगा तो भूखा मरना शुरू कर देगा कि रोटियां नहीं खाऊं, पहले एक खा रहा हो। और क्या, दिन में फिर तारे आ जाते हैं उसको देखने, तारे दिख रहे हैं मेरे को, चक्कर आने लग जाएंगे। फिर वो टूट करके खाने पर आक्रमण करेगा और फिर डबल हो जाएगा और गुब्बारा होकर घूमेगा बाजार में पूरा, मैंने सब कर लिया। अरे कुछ किया ही नहीं, मुद्दे पे तो आया ही नहीं। ऐसे ही 5 जगह से मोटापा होता है, थाई से, हिप से, पेट से, ब्रेस्ट वाले भाग से और गले से। अब जिनके थाइयाँ घूमती मिलती हैं, थाइयाँ टकराती है, उनको घूमना बिल्कुल निषेध है। वो घूमेगा जितना ही बावड़ा हो जाएगा, घुटने में दर्द बढ़ेगा। टकराती है जांघें, घुटने में टर्न आएगा, कमर में दर्द होगा, लेडीजों को वाइट डिस्चार्ज हो जाएगा,
पुरुषों के प्रोस्टेट में तकलीफ बढ़ाएगा, और ये घूमना मना है। अब ये देखो, घूमने से और बीमारी बढ़ रही है, और हम सोचे घूमते ही जाओ, बस घूमते ही जाओ, 1 आध महीना घूम लो वजन ले करके, फिर घुटने का ऑपरेशन करा और खाटे पकड़ लो। फिर कहेगा मैं खूब घूमा साहब, 4-5 महीने तो ये तो मेरे वो घुटने ही खराब हो गए जब मेरे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, अब रेस्ट कर रहा हूँ इसलिए मोटा होता जा रहा हूँ। ज्ञान नहीं है, अज्ञानता की वजह से वो आवड़े के नहीं घूम रहा है, पार्कों में ही चक्कर लगा रहा है। वो जूते और घिस जाते हैं एक साइड के, जब वो घुटने के इम्बैलेंस और कर देते हैं, जब वो और ज़्यादा खराब करता है। तो हमारे ये सब नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं है। जूते भी ढंग के नहीं पैर पाते हैं, घिस जाता तो उसी को चलाते रहते हैं। अब जवान आदमी तो कैसे भी घूम ले, फटे जूते भी पहन ले, घिसे हुए भी पहन ले, लेकिन अगर बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, और घुटने में थोड़ा सा भी टीयर आ रहा है तो आपको तकलीफ पैदा करेगा वो। तो ऐसे हमारे घुटने के दर्द के लिए सावधानी पूर्वक चीज़ करनी चाहिए। और ये मोटापे में भी यही लागू होता है। तो मोटापे आदमी को पतला होने के लिए भाई जितनी गर्म चीज़ खाएगा उतना ही फैलता जाएगा। गर्मी से चीज़ फैलती है कि सिकुड़ती है? फैलती है। तो वो ऐसे वो भाप स्नान लेगा, ऐसे वो गर्म पानी पिएगा, गर्म रोटी खाएगा, वो सोचेगा हमारा फैट है ना बॉडी को सब गड़ जाओगे, सब जल जाओगे। मैंने तो आज तक देखा नहीं जलता हुआ न गड़ता हुआ। फिर वो कपालभाति भी कर लेता है। तो कपालभाति में जैसे ये कपड़ा है, इसको इधर से उधर करते रहोगे तो ये अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, और इसके बाद रोटी ठस खाएगा, भूख लगेगी जब, तो बढ़िया एकदम डाया बाहर आ जाएगा। वो कहता मैं तो कपालभाति करी, मैंने भस्त्रिका भी करी, लेकिन मेरा कम नहीं हुआ। होगा नहीं, क्योंकि वो हमारा सिस्टम में नहीं आ रहा है। हम लोगों को फिर कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तो उसी तरह के उनके आहार हैं कि कौन सा आहार करना चाहिए, क्योंकि हीटिंग्स बढ़ाते हैं, गर्मी पैदा कराते हैं। तो ठंडी चीज़ें हमको लेनी पड़ेगी, शीतल आहार लेना पड़ेगा, जूस की या फल की चिकित्सा लेनी पड़ेगी। और हम कचौरी की चिकित्सा लेते हैं, जाते भूख लगी, कपालभाति भस्त्रिका किया, और पहले तो चाय बिस्किट पिएंगे या नमकीन खाएंगे या पोहे खाएंगे या कचौरी समोसे खाएंगे, और फिर कहेंगे कि नहीं नहीं के बेकार है, योग मत करना। मैंने किया, देख लो तुम्हारे सामने डोल गो के घूम रहा हूँ, अब तो गेंडा हो गया हूँ मैं। तो हमारी चिकित्सा पद्धति मूर्ख चिकित्सा पद्धति की ओर बढ़ गए हम लोग। अच्छा ज्ञान लेना था और गलत जगह हमने ज्ञान ले लिया, इसलिए वो ठीक नहीं हो पाया। तो मोटापे के जो ये 5 पटेल है, पैसा, पैखाना, प्रश्वास, पसीना और पीरियड। तो आदमी की अगर पौरुष शक्ति कमजोर है, पौरुष शक्ति से आदमी को मोटापा बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही महिलाओं के लिए बाकी की सब चिकित्सा ठीक है और पीरियड सही नहीं है, तो पीरियड की व्यवस्था करेंगे तो पीरियड से वो ठीक होगी, उसके मोटापे अलग होते हैं। तो ऐसे अगर मोटापा हमारा किससे है उसकी चिकित्सा करें। केवल नॉन टेक्निकल ये सब ठीक है, गर्म पानी पीना, किसी को अच्छा लग गया किसी को बुरा लग गया, नींबू पानी पीना, शहद डालना, घूमना, ये नॉन टेक्निकल है, ये स्वस्थ आदमी के लिए अच्छे हैं और बाई द वे अच्छे हैं, रेगुलेटरी में अच्छे नहीं हैं। जैसे बहुत से लोग हमेशा ही गर्म पानी पीते हैं, वो सोचते हैं कीटाणु मारने हमको, तो यही पीते हैं ना। ऐसे कौन कौन पीता गर्म पानी डेली? 4-5 लोग पीते हैं। भाऊजी क्यों पीते हैं गर्म पानी डेली? क्यों पीते हैं? पेट साफ होता है, अच्छा इसलिए पीते हैं। कितने गिलास पीते हैं? 1 गिलास पीते हैं, तो उससे पेट साफ हो जाता है अपना, ठीक है, लैट्रिन साफ होती है। अच्छा आप क्यों पीते हैं माता जी? तो हो गया पतला, नींबू डाल के पीते हैं, पतले नहीं हुए आप? क्यों? नींबू से पूछते ना कि अब तो मैं खूब पी लिया, अब तो कर मेरे को कुछ है। अच्छा और आप क्यों पीते हैं? 4 गिलास पीते हैं पतला होने के लिए, हो गए। फिर पूछते तो सही पानी से, अब तो निहाल कर। नहीं पूछा, कभी पूछा ही नहीं आपने। हाँ हाँ, फिर तो पानी तो बेकार हो गया ना आपका, तो पानी पीना ही नहीं चाहिए था आपको। हाँ अच्छा, और कौन पानी गर्म पानी उसको पीता है? बहुत से लोग गर्म पानी इसलिए पीते हैं कि इसमें कीटाणु रहते हैं,
बैक्टीरिया रहते हैं वो मर जाते हैं उससे, और उससे हमको फायदा मिलता है। ये ऐसे भी पीते हैं बहुत से लोग, गर्म पानी को गर्म उबाल लेते हैं, कीटाणु मर जाते हैं, तो मरे हुए कीटाणु कहाँ जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। तो डेड बॉडी को पीते, जिंदे नहीं पीते, तो डेड बॉडी ज़्यादा नुकसान करती है, और वो पानी और विकृत हो जाता है, उस पानी को ज़्यादा रख नहीं सकते, विशुद्ध हो जाता है वो पानी, शुद्ध नहीं विशुद्ध एकदम, जिसमें कोई भी आक्रमण कर ले। भाई डेड बॉडी है ना उसमें, तो बदबू आएगी, खराब होगा। पेड़ पौधों में पानी डालो वो वही एक्सेप्ट नहीं करते, फिर हमारा शरीर कैसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं कर पाएगा। तो गर्म पानी की कहानी सुबह सुबह टिपिकल क्रिटिकल है। जो ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं वो स्टोमक का आकार बढ़ जाता है। स्टोमक का आकार बढ़ जाने से क्या होता है, पहले 2 रोटी खाता था, अब 4 की जगह कर ली उसने अंदर, क्योंकि बॉडी में एक टंकी होती है, जैसे अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल की टंकी होती है, ऐसे स्टोमक होता है पेट में। तो जैसे हम 2 रोटी खाते थे, कभी कभी ऐसे ऊपर आता है, खट्टी डकार होती है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भर गया है, तो गर्म पानी डाल दो उसमें, तो वो धीरे धीरे फैल जाएगा। तो जो रोटी से ऊपर आ रहा था, खट्टी डकार आ रही थी, वो बंद हो जाएगी। 2-4 दिन तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हमारी तो आदत पड़ गई, 4 बार पीने लग गए, 4-4 गिलास पीने लग गए, तो वो स्टोमक को बढ़ा देता है। तो पहले जो 2 रोटी खाने से पेट भरता था, वो 4 आराम से खा लेता है। अब 4 रोटी खाएगा, जब वजन कम होगा कि बढ़ेगा? बड़ा साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, लेकिन वैसे वो शुरू हो गया, एक बार किसी ने किसी जमाने में बताया था, वो भूलता ही नहीं है जब तक वो बीमार नहीं पड़ेगा। अभी जैसे सर्दी का मौसम गया, खूब अदरक कूट कूट करके चाय पी ली, जब तक साला गर्मी नहीं हो जाए पेट में, जब तक उसको पता नहीं चला गर्मी आ गई है, बंद नहीं करेगा वो कूटना, तड़ातड़, और पटक 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 पटक। अब पता गर्मी आ गई है, तो या तो लेटरिन में पाइल्स हो जाएंगे, खून आने लग जाएगा, जब पता लगेगा डॉक्टर साहब का अदरक बंद कर देना और काली मिर्च बंद कर रहे हो साहब, वो गर्मी में सर्दी में चालू करी थी, वो चल ही रही है, मौसम का भी ध्यान नहीं। ऐसे ही सब गर्मी चालू हो गई, तो ठंडी की चीज़ जब तक खाएगा वो, जब तक जुकाम नहीं हो जाए उसको पता ही नहीं चलता कि दीपावली आ गई, ठंड आ गई, कपड़ा भी नहीं पहनेगा, वो बनियान में घूमता रहेगा गर्मी को शक्कर में। जब 1-2 बार उसकी नाक टपकने नहीं लग जाए, 1-2 दिन घर में शीत बुखार नहीं आ जाए, 2-3 बार डॉक्टर को नहीं दिखाए, डॉक्टर के मफलर बांधने से आ जाए, और कुछ कपड़ा खरीद लो, थोड़ा घना पैसा होगा आपके पास, स्वेटर वूटर, तो वो याद आओ कि यार मेरे पास स्वेटर भी है, मैं तो पहरे ही नहीं हुआ, तो मैं ठसक में रह गया। तो जब तक एक बार डंडा नहीं पड़ेगा, हम लोग सुधरते नहीं हैं। कंचन सेवा संस्थान में रोग सभी मिट जाए। कंचन सेवा संस्थान में रोग सभी मिट जाए। तन मन दोनों स्वस्थ रहता, जन्म सफल हो जाए। कंचन सेवा संस्थान में रोग सभी मिट जाए। कंचन सेवा संस्थान में रोग सभी मिट जाए। मालपुरा टॉक में प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर पहली बार कंचन सेवा संस्थान के माध्यम से शुरू हुआ। वहां रोटरी क्लब के अध्यक्ष रवि जी जैन साहब ने बताया कि यहाँ कभी हमने ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर नहीं देखा, ना हुआ, हमारे जीवन में नहीं हुआ, न हमने देखा, नाम जरूर सुना, लोगों ने कभी प्राकृतिक चिकित्सा ली। वहां पर हमने जब ये शिविर लगाया तो वह बहुत संख्या में लोगों ने पहली बार मिट्टी के प्रयोग, पानी के प्रयोग, भाप के प्रयोग, मसाज के प्रयोग, नए प्रयोग देखे। जो चिकित्साएं हमारी अपनी है, जो खाने की है, पीने की है, रहने की है, सोने की है, वो पहली बार प्राकृतिक चिकित्सा का उन्होंने उपयोग किया। तो वहां पर हम लोगों ने जो इलाज किया, कमर दर्द का, घुटने दर्द का, मोटापा का, थायराइड का, प्रोस्टेट का, अल्सर का, अस्थमा का, कैंसर का, ऐसे लोग जो 20 वर्षों से बीमार चल रहे हैं, उनने कभी आशा नहीं की होगी कि हम ऐसे मिट्टी से भी ठीक हो सकते हैं, ऐसे हमारे घरेलू उपचार से भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमारी कौन सी चीज किस रोग में काम करती है।
हम फलों की बात करें, कौन सा फल किस रोग में काम करता है। सब्जियों की बात करें, कौन सी सब्जी किस रोग में काम करती है। हम मसालों का यूज कैसे करते हैं, क्या वास्तव में मसाले भी बीमारियों में काम करते हैं। हमको पता नहीं है कि फूलों की ये क्या चिकित्सा होती है, भगवान के ठाकुर जी के कौन सा फूल कब चढ़ाया जाता है, हमको पता नहीं है। ना भोग का पता है, ना यूज का पता है। प्राकृतिक चिकित्सा को आप लोग जब आजमाएंगे, जब आप इस चिकित्सा का यूज करेंगे, जब आपको पता लगेगा तो जो बीमारियां आप बढ़ाते जा रहे हैं, गैस ही बन जाती है तो गैस ही चलती रहती है जीवन भर, एसिडिटी बन जाती है तो वो भी चलती रहती है। हम लोग जो कमर दर्द, घुटने दर्द के शिविर करते हैं, उसमें लोगों से पूछते हैं कि आपको क्या बताया डॉक्टरों ने। वो कहते हैं साहब घुटने का ऑपरेशन बताया है, इतना पैसा हो तो हम खुशी से ही मर जाएं, इलाज नहीं करा पाते हैं, कम उम्र में भी इलाज नहीं करा पाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे 5 तरह की कैटेगरियों का इलाज करते हैं। घुटना और कमर दर्द में 5 तरह की कैटेगरी वो लोग हैं। जो पहले व्यक्ति वो हैं जो कम उम्र में घुटने के दर्द से परेशान है, पीड़ित है, या कमर दर्द से परेशान है। दूसरे व्यक्ति वो हैं जिनकी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, 80-90 साल के हो गए, डॉक्टर मना करते हैं, ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तीसरे व्यक्ति वो हैं जिनको दवाइयां रिएक्शन करती है, सूट नहीं करती है। चौथे व्यक्ति वो हैं जिनके पास पैसा नहीं है उपचार के लिए, क्योंकि 1-2 लाख रुपया से काम नहीं चलता। आदमी को एक्सरसाइज भी करनी, फिजियोथेरेपी भी करनी, बैठ करके भी खाना होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिनके पास उपचार का पैसा नहीं है, या ऐसे व्यक्ति हैं जो कम उम्र में ही ऑपरेशन की रिस्क नहीं लेना चाहते। यानी ऐसे असफल लोगों के लिए हम लोग चिकित्सा का प्लेटफॉर्म देते हैं। 3 दिन में प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार करते हैं, वहां निःशुल्क सेवाएं करते हैं, और उनके बाद में जो मुस्कुराहट आती है उनके चेहरे पर। कंचन सेवा संस्थान में रोग सभी मिट जाए। कंचन सेवा संस्थान में रोग सभी मिट जाए। मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है। मैं मालपुरा का निवासी हूँ और आज यहाँ कंचन सेवा संस्थान और रोटरी क्लब मालपुरा की ओर से एक कैंप लगाया गया है, जिसमें हड्डियों के रोग, कमर के रोग और दूसरी बीमारियों का इलाज हो रहा है। मेरे भी घुटने में बहुत तकलीफ रहती थी 2-2.5 साल से। मैं भी आज यह दिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि उसके बाद में कुछ लेप किया है। लेप को आधा घंटा सुखाने के बाद में फिर उसके ऊपर तेल का लेप किया है। तेल का लेप करने के बाद में एक सिकाई की गई। उसकी सिकाई करने के बाद में उन्होंने कहा है कि आप 3 दिन तक कंटिन्यू आओ, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके लास्ट में फिर आपको बताएंगे कि आपको इसके लिए क्या करना है। और ऐसे कैंप हमेशा लगते रहने चाहिए ताकि हर आदमी को इसका फ़ायदा मिले और आराम मिले। मेरा नाम दिनेश विजय, मालपुरा से मैं रहने वाला हूँ। आज हमारे यहाँ मालपुरा में जो रोटरी क्लब के द्वारा कंचन सेवा संस्थान उदयपुर के द्वारा जो प्राकृतिक चिकित्सालय यहाँ लगाया गया है, उसके अंदर काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। और बहुत से जो लोग जो अपनी बीमारियाँ लेकर आए हैं उनको यहाँ लेप लगाया गया है, किसी की सेक किया गया है, किसी के मिट्टी का जो लेप है वो लगाया है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मेरे खुद के भी यहाँ कंधे में दर्द होता है, तो मैंने भी यहाँ डॉक्टर से परामर्श लेकर यहाँ पर उपचार करवाया है, जिसमें काफ़ी मतलब उपचार के बाद में आराम मिलता दिखाई दे रहा है। और जो 3 दिवसीय जो ये चिकित्सा शिविर लगाया गया है, इसमें अधिक से अधिक लोगों को आकर यहाँ इसका फ़ायदा लेना चाहिए। वास्तव में जो प्राकृतिक चिकित्सा है ये शरीर के लिए उपयोगी है और इसमें लोगों को आराम भी मिलता है, इलाज भी मिलता है। जिन्होंने कैंप लगाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाप स्नान की जब बात करते हैं तो भाप स्नान में पूरी बॉडी को एक भाप स्नान के साथ में नहाया जाता है। भाप स्नान क्या होता है, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, 3 इसमें फैक्टर से काम करते हैं। सर्दी के मौसम में तो हम भाप स्नान का बहुत प्रयोग करते हैं। क्या गर्मी में भी भाप स्नान का, बरसात में भी भाप स्नान का प्रयोग किया जा सकता है क्या? जी हाँ, क्योंकि कंडीशनों के आधार पर भाप स्नान लिया जाता है। भाप स्नान एक मशीन होती है जिसमें पानी के द्वारा जो भाप उड़ती है उसके अंदर बैठा करके उसको स्नान कराया जाता है। तो भाप स्नान को लेने की विधि क्या है? सबसे पहले
कि आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद में सिर को गीला करना चाहिए, सिर के ऊपर गीला ही तौलिया रखना चाहिए। और भाप स्नान भी आजकल 2-3 तरह के बाज़ार में उपलब्ध हैं। एक तो पूरा भाप स्नान आता है जो पूरा पैक हो जाता है, एक भाप स्नान आता है जो गला उसमें ओपन रहता है। तो ओपन गले वाला भाप स्नान ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि श्वास की जो हमारी प्रक्रिया है वो बढ़िया अनवरत चलती रहे। भाप स्नान जब आप ले रहे हैं तो उसमें बहुत से लोगों को ऐसा रहता है कि मुझे 5 मिनट लेना चाहिए, 2 मिनट लेना चाहिए, 10 मिनट लेना चाहिए। तो भाप स्नान लेने की विधि क्या है? जैसे ही आप भाप स्नान ले रहे हैं उसमें स्टूल पर आप बैठ जाएंगे। बैठने के बाद अंदर ही अंदर पूरे शरीर की मालिश कीजिए। मालिश करते रहें ताकि एक एक अंग में जो हमारा रक्त का संचरण है, जो गर्माहट आ रही है भाप के स्नान के साथ में, वो पूरे शरीर को मिलती रहे। भाप स्नान संपूर्ण होने की एक ही प्रक्रिया होती है, दोनों नाकों के ऊपर पसीने की बूंद आ जाना, ललाट पर पसीने की बूंद आ जाना, ये भाप स्नान की पूर्णता है। यानी इसमें आप समझ लीजिए जब आप नाकों की पे पसीने की बूंद आने लग गई तो आपका भाप स्नान पूर्ण हो गया। फिर आप मिनटों के समय के साथ में मत लीजिए। फिर भी जैसे बहुत से लोगों को बूंद नहीं आती पसीने की, तो लंबा भाप स्नान नहीं लेना चाहिए। 10 से 15 मिनट भाप स्नान के लिए पर्याप्त होता है। फिर नेक्स्ट डे उसको ले लेना चाहिए। पानी बराबर पी लें, सिर को गीला तौलिया से गीला करके रख दें। उसके बाद भाप स्नान के आज बहुत खुशी का विषय है, कंचन सेवा संस्थान द्वारा आयड जैन मंदिर में जो 2-3 दिवसीय शिविर लग रहा है, आज उसका दूसरा दिन है। डॉक्टर छेल बिहारी जी शर्मा द्वारा यह संस्थान काफ़ी समय से निःशुल्क सेवा दे रहा है, और सेवा उदयपुर में नहीं पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह जाकर ये कैंप आयोजित करते हैं, और उस कैंप के द्वारा कई गरीब लोगों की सेवा और सेवा की जा रही है। मुझे अभी पता लगा भोपाल में, इंदौर में और ऐसी कई जगह जहाँ पे गरीब जो अपना चिकित्सा नहीं करा सकता है, उन प्राकृतिक चिकित्साओं के द्वारा, योग के द्वारा डॉक्टर साहब कई लोगों का भला कर रहे हैं। इस संबंध में मुझे इस संस्था को बहुत बहुत मेरी शुभकामना है कि यह संस्था दिनों दिन आगे बढ़े और भारतवर्ष के अंदर लोग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ें, और योग द्वारा जो चिकित्सा कराई जा रही है, डॉक्टर साहब द्वारा जो सेवा दी जा रही है, वो बहुत अनुकरणीय है, बहुत सराहनीय है। मैं बहुत बहुत साधुवाद है डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब इतने इस समय में भी, ऐसे काल में वो लोगों की इस तरह की मदद और सेवा कर रहे हैं और आयोजित करवा रहे कैंप। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महावीर, जय भारत। आज हमारी और आपकी कंचन सेवा संस्थान के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में कांग्रेस मीडिया सेंटर से श्रीमान पंकज जी शर्मा मौजूद हैं। हमारे बीच में सहकार संघ के उपाध्यक्ष और भाजपा के कद्दावर नेता श्रीमान किरण कुमार नागौरी जी भी मौजूद हैं। इससे बड़ा हर्ष का विषय क्या हो सकता है मित्रों कि आज हमारे प्राकृतिक संस्थान को आज राजनीतिक पदों पर बैठे हुए हमारे जो सेवाकर्मी हैं वो भी इसकी पहचान को मानकर इस प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने का हमें एक संदेश दे रहे हैं। तो पंकज जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में हमें संबोधित करें और इस संस्थान के बारे में आपने जो जाना है उस पर आपके विचार रखें। वैभव नागौरी साहब, मैं आपकी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई किरण जी नागौरी साहब का भी, मैं डॉक्टर छेल बिहारी शर्मा साहब का कंचन सेवा संस्थान आयड जैन मंदिर में स्वागत करता हूँ। ख़ास तौर से मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 3 दिवसीय प्राकृतिक योग चिकित्सालय का दूसरा दिन है, कल इसका समापन समारोह है। मेरा ये मानना है कि इस काल में, हाल में जब 2 वर्ष पूर्व पूरा विश्व और देश कोरोना से जूझ रहा था, तो हमें प्राकृतिक योग चिकित्सा द्वारा जो कुछ जानकारी टेलीफोन पर, व्हाट्सएप के जरिए उस बुरे वक्त में दी गई, सभी देश के नागरिकों ने, राजस्थान के वासियों ने, मेवाड़ के लोगों ने, उदयपुर के लोगों ने डॉक्टर छेल बिहारी जी शर्मा साहब का मार्गदर्शन लिया और उसका आम नागरिकों को काफ़ी फ़ायदा मिला। मैं सोचता हूँ कि इस कलयुग में जब लोग भौतिकतावाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं, डॉक्टर छेल बिहारी शर्मा साहब यंग एज के वेदरा साहब हैं,
और सेवा की भावना से आयड का जो हमारा मेवाड़ का प्राचीनतम जैन मंदिर है, इस भावना से ये काम कर रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो आम नागरिक जो इंस्टेंट रिलीफ चाहता है, उसको थोड़ा बहुत दर्द सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है 12 घंटे में 24 घंटे में जो प्राकृतिक योग चिकित्सा है उसका भी निश्चित रूप से हमें प्रतिफल 100% मिलता ही है। और हमें अपने खान पान रहन सहन को भी सुधारना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने एक पूरा ये पैम्पलेट भी यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं, इसका भी हमने अध्ययन किया है। हमें इसका चतुर्मास में जब महाराज साहब का जो हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। और महाराज साहब जब मंगली सुनाते हैं और कहते हैं कि कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ, इन तीन बातों का जीवन काल में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ, इन 3 बातों में आदमी 30 साल के जीवन को शांतिपूर्वक, जो हमारा जैन धर्म का सिद्धांत है, जियो और जीने दो, उसकी भी हमें प्रति पालना करनी चाहिए। और मैं इस मौके पर पुनः कंचन सेवा संस्थान की ओर से डॉक्टर शर्मा साहब का, बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नागौरी साहब और हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल जी सुखड़ा साहब के साथ जिन्होंने काम किया, एडवोकेट फतेहलाल जी नागौरी साहब, उनके पौत्र मेरे छोटे भाई वैभव नागौरी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर संदीप गर्ग साहब का भी मैं स्वागत करता हूँ। और आपका जो कल 3 दिवसीय समापन समारोह का जो अंतिम दिन है, मुझे ये और अच्छा लगा कि आपने राजनेताओं का, प्रशासनिक अधिकारियों का और समाज सेवियों का और पत्रकारों का जो संगम किया है, क्योंकि ये समाज को दिशा प्रदान करने वाले लोग हैं। तो इससे आने वाले समय में ये जो आपका उद्देश्य है प्राकृतिक योग का, वो मजबूत होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महावीर। आप सभी महानुभावों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि कंचन सेवा संस्थान के द्वारा भटेवर मेनार के मध्य एयरपोर्ट रोड पर विशाल 84 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 11 मुखी श्री हनुमान जी का भव्य मंदिर तथा हनुमान जी के 108 सूक्ष्म हनुमान के दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा। इसी के साथ अन्य सेवा प्रकल्प भी चलाए जाएंगे। 84 फीट की मूर्ति का उद्देश्य है कि मनुष्य 84 लाख योनियों के भटकाव से मुक्त हो। इसके दर्शन से मनुष्य 84 लाख योनियों से मुक्त होकर परम प्रभु के चरणों में स्थान पा सके और मनुष्य ईश्वर की भक्ति के प्रति संकल्पित हो, क्योंकि सबसे बड़े ईश्वर भक्त तो स्वयं श्री हनुमान जी हैं। कलयुग में इन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। कलयुग में श्री हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। श्री हनुमत धाम द्वारा अष्ट धातु की 21 फीट की हनुमान गदा का निर्माण भी किया गया है। यह गदा पूरे भारत में विभिन्न शहरों में भ्रमण कर रही है। यह गदा 12 ज्योतिर्लिंग घूमते हुए विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करेगी। इसका विभिन्न शहरों में भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप भी इस गदा का अपने शहर में यजमान बनकर स्वागत समारोह कर सकते हैं। इस हेतु हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संस्थान के द्वारा अन्य सेवा प्रकल्पों में वृद्धाश्रम, आदिवासी क्षेत्रों, असहाय एवं निर्धन जनों को अन्न, वस्त्र वितरण, बच्चों को पढ़ाई सामग्री वितरण करना एवं निःशुल्क अन्न क्षेत्र का निर्माण भी। मनुष्य स्वस्थ रहे, इस हेतु संस्थान द्वारा जगह जगह निःशुल्क चिकित्सा शिविर आप श्री दानदाताओं के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। आप भी अपने शहर में चिकित्सा शिविर लगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मंदिर निर्माण में आपका सहयोग प्रार्थनीय है। इस पुनीत सनातनी कार्य में सेवा के भागीदार बनकर पुण्य का लाभ अवश्य प्राप्त करें।